तो हम बात कर रहे थे संप्रज्ञात योग की। क्षमा चाहता हूँ, बीच में डिस्टर्ब हुआ ना, कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो हम कह रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में स्वीकार किया कि जब योगी न तो इंद्रियों के विषय में और न कर्मों में ही आसक्त होगा, तब सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग कर देगा, और यह स्थिति होगी उसके योगारूढ़ होने की। बहुत कठिन चीजें नहीं है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि सभी प्रकार के इंद्रियों से जनित विषयों को और कर्मों को छोड़ना, उनके प्रति अनासक्ति का भाव लाना, ये प्रथम शर्त है। इसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य, जैसा अपने अपर और पर वैराग्य दो भागों में बात की, तो ये जो पर वैराग्य है, इसके बाद की जो स्थिति है उसे संप्रज्ञात योग कहते हैं। देखिए, योग एक व्यवहारिक उपाय है मोक्ष प्राप्ति का। सांख्य दर्शन में सैद्धांतिक उपाय दिया गया था जिसमें विवेक ज्ञान की बात की गई थी। योग दर्शन में व्यवहारिक ज्ञान की बात की जाती है। ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखने की है कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, जो दो मूल तत्व माने गए हैं, वो योग दर्शन भी स्वीकार करता है। प्रकृति अर्थात जड़ तत्व और पुरुष माने चेतन सत्ता। और जब अनादि अविद्या के कारण यह चेतन पुरुष आत्मा अपने आप को प्रकृति और उसके संस्कार और कर्मों से जोड़ती है, अपने आप को ज्ञाता कर्ता भोक्ता समझने लगता है, तो ये बंधन कहलाता है। तो बंधन से मोक्ष, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति आने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि बाह्य भौतिक संसार के प्रति अनासक्ति का भाव होना। धीरे धीरे फिर अपने आत्म स्वरूप को पहचाना, उस ओर बढ़ेंगे। तो अभ्यास और वैराग्य इसके लिए प्रथम सीढ़ी है। और वैराग्य को जो दो भागों में बांटा, मैं फिर से बता रहा हूं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पर वैराग्य से अगली जो स्टेज है उसको योग दर्शन में संप्रज्ञात योग कहा गया है, जिस पर हम अष्टांग योग के अंतर्गत भी बात करेंगे। संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि, जिसकी भी चार अवस्थाएं हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अश्मिता। वस्तुतः ये योग की जो अवस्था है, जिसे संप्रज्ञात योग कह लें, वैराग्य कह लें या कुछ भी कह लें, ये अंततः चित्त की अवस्थाएं हैं। चित्त उत्तरोत्तर यानी निरंतर जब बाह्य भौतिक संसार के पदार्थों से मुक्ति प्राप्त करके अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ेगा, तो वह योग होगा। वह अपने मूल स्वरूप को पहचानने की अवस्था की ओर अग्रसर होना होगा। तो इसकी प्रक्रिया, इसके क्रम में ये बातें हम सब कर रहे हैं। तो संप्रज्ञात योग की जो चार अवस्थाएं हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अश्मिता। वितारा, इसको जैसे यूं भी कह सकते हैं संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत की वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अश्मितानुगत समाधि। ये जो चार अवस्थाएं हैं, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के परिणाम स्वरूप ये अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये चार अवस्थाएं जो है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अश्मितानुगत, इन चार अवस्थाओं को समझने के लिए यहाँ योग के द्वारा प्रतिपादित ध्यान के विषयों पर बात करनी पड़ेगी। ध्येय पदार्थ कि जो चित्त है, जब उसको बाह्य भौतिक संसार से इंद्रियों जनित विषयों से हटा के योगारूढ़ अवस्था में लाएंगे, तब वो चित्त किस विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो उन विषयों को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा लग रहा है उलझा हुआ सा मामला है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगी, और मैं आगे कोशिश करूंगा स्पष्ट करने की। कि जो विषय है ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनको तीन भागों में बांटा: ग्रहण, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। ग्राह्य में क्या आता है? इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। यानी जब चित्त को हम इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और मन,
इनके स्थूल या सूक्ष्म विषय पर केंद्रित करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए ध्येय विषय कौन सा हुआ? ग्राह्य। उसको नाम दिया ग्राह्य। जब इंद्रियों का कोई सूक्ष्म और स्थूल विषय हो तो वो ग्राह्य है। पहले हम इंद्रियों से सूक्ष्म स्थूल विषय, स्थूल से फिर जाएंगे सूक्ष्म विषय पर, ये भी एक स्थिति बन सकती है। फिर दूसरा ग्रहण, यानी अब यहाँ इंद्रियों के विषय पर नहीं बल्कि स्वयं इंद्रियों पर या अंतःकरण ही ध्यान का विषय बन जाए। तो देखिए, पहले है इंद्रियों के स्थूल विषय, उसी की एक दूसरी अवस्था है सूक्ष्म विषय ग्रहण में, ग्राह्य में। फिर दूसरी ग्रहण में स्वयं इंद्रिया और अंतःकरण, और तीसरा ग्रहीता, उसमें स्वयं पुरुष हमारे ध्यान का केंद्र विषय होगा। लेकिन यहां जो पुरुष होगा, चूंकि अभी मुक्ति की अवस्था नहीं आई, मोक्ष की अवस्था नहीं आई, तो यहां जो पुरुष होगा वो बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष होगा, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ पुरुष होगा। बुद्धि प्रकृति का विकार है, याद रखिएगा, और त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोह से युक्त है, सत रज तम से युक्त है। तो यहाँ पहले हम पुरुष तीसरी अवस्था में, जो और गहन अवस्था है, देखिए हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। पहले है ग्राह्य, जिसमें इंद्रियों के स्थूल विषय, और उसमें फिर आता है सूक्ष्म विषय, और फिर है ग्रहण, जहां स्वयं इंद्रिय और अंतःकरण, और फिर है ग्रहीता यानी बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष। ये तीन प्रकार के विषय यहाँ पर दिए गए ध्यान करने के लिए ध्येय पदार्थ के रूप में। अब इन्हीं के आधार पर जो ऊपर हमने संप्रज्ञात योग की जो चार अवस्थाएं दी, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, उन पर इन्हीं तीन विषयों के ध्येय पदार्थों के आधार पर बात करेंगे। कैसे होगा? तो जब प्रथम ध्येय पदार्थ का जो प्रथम था ग्राह्य, तो जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल विषयों पर, देखिए वहां पर भी दो भागों में हटा था ना, स्थूल और सूक्ष्म, तो जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल विषयों पर समाधि की जाती है, और इस समाधि की अवस्था में यानी ध्यान की इस अवस्था में जब विषय का, जिस स्थूल विषय पर ध्यान किया हुआ है, उस स्थूल विषय का शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहे, यानी हमारे मनोमस्तिष्क में, चित्त में ये बात बनी रहे कि मैंने इस विषय पर ध्यान लगाया हुआ है, तो ये विषय का ज्ञान, रूप, गुण, धर्म, अर्थ बना रहना, ये वितर्कानुगत समाधि है। उसको हम सवितर्क समाधि कह रहे हैं कि यहाँ वितर्क बना हुआ है, विचार बना हुआ है, ज्ञान बना हुआ है, अर्थ बना हुआ, शब्द बना हुआ, ये चित्त में ये चीज बनी हुई है कि मैंने इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और जब उस विषय का शब्द, अर्थ और ज्ञान ये नहीं रहे, तो ये जो प्रथम अवस्था है वितर्कानुगत, जिसको हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। तो जब बाह्य स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित करें और उसका ज्ञान, अर्थ, शब्द आदि बना रहे, तो वह सवितर्क समाधि है। लेकिन यहाँ समाधि क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि फिलहाल हमने ध्यान का विषय तो एक ही बनाया हुआ है, मन को इधर उधर विचलित होने से, आंदोलित होने से तो रोका हुआ है, लेकिन उस विषय का शब्द, अर्थ और ज्ञान बना हुआ है, इसलिए इसको हमने सवितर्क समाधि कहा। और जब उस विषय का शब्द, अर्थ, ज्ञान आदि नहीं रहे, तो वो निर्वितर्क समाधि है। ठीक है, तो ये हुई पहली चीज। अब आते हैं अगली स्टेज, ये है पहली वितर्कानुगत समाधि। तो यहाँ किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? ग्राह्य विषय, इंद्रियों के जो स्थूल और सूक्ष्म विषय है उनके आधार पर। अब ग्राह्य का जो दूसरा विषय वो है सूक्ष्म, और ग्रहण के अंतःकरण पर समाधि की जाए। तो दूसरा जो है ग्रहण है, उसको ले लिया, उसमें से अंतःकरण ले लिया, और ग्राह्य का सूक्ष्म विषय ले लिया। उन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो यहां पर भी वही स्थिति आती है कि उस विषय का शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहे, तो वह सविचार समाधि होगी। और जब उस सूक्ष्म विषय या अंतःकरण का शब्द, अर्थ, ज्ञान न रहे, तो ये निर्विचार समाधि होगी। तो संप्रज्ञात समाधि की जो चार स्टेज हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, उसमें प्रथम दो स्टेज मैंने बात की वितर्कानुगत और विचारानुगत की, उनकी पुनः दो हैं। वितर्कानुगत की सवितर्क, निर्वितर्क, विचारानुगत की सविचार और निर्विचार। तो ये जो वर्गीकरण हो रहा है किस पे आधार पर हो रहा है? विषय के आधार पर, ध्येय पदार्थ के आधार पर। ठीक है, और
इसके बाद जो है, जब हम केवल बुद्धि को ध्यान का विषय बनाए, बुद्धि को ध्यान का विषय बनाए, तो बुद्धि चूंकि सत्व गुण प्रधान है, प्रकृति का प्रथम विकार है, इसलिए महत भी कहते हैं, सुख और प्रकाश पैदा करने वाली है, तो इस अवस्था को आनंदानुगत समाधि कहते हैं। और इसके बाद की जो अवस्था आती है, जिसको अपन ने कहा है अस्मितानुगत समाधि, तो जब विषयों से उपरत हुई बुद्धि, कि उपरत का मतलब अलग, हटने वाली बुद्धि, कि जब विषयों से बुद्धि उपरत हो जाती है और अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाती है, तब पुरुष के सत्ता मात्र की प्रतीति होती है। तब दो ही चीजें बच जाएंगी, प्रकृति और पुरुष। तो उस वक्त पुरुष को प्रकृति से अपने भेद का ज्ञान होगा। तो अस्मिता का मतलब है अपनी पहचान, प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का ज्ञान। उसी अवस्था में तो पुरुष को प्रकृति से ये ज्ञान होगा कि ना मैं नास्मि ना हम, कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे विकार नहीं है, मैं ज्ञाता नहीं है, मैं कर्ता नहीं, मैं भोगता नहीं। ज्ञाता तो है, कर्ता और भोगता नहीं है। और अस्मितानुगत जो समाधि है, इसी को पूर्ण संप्रज्ञात योग कहा जाता है। तो जो वैराग्य की दो अवस्थाएं हमने प्रारंभ में देखी थी, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, तो यह पर वैराग्य जो वितर्कानुगत से प्रारंभ होता है, जिसके हमने दो भेद किए, सवितर्क और निर्वितर्क, वह आकर अस्मितानुगत समाधि पर समाप्त होता है। जब विषयों से चित्त पूर्णता उपरत हो जाता है, जब चित्त की वृत्तियों का सर्वथा नाश हो जाता है, निरोध संस्कारों से चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो वो अपने कारण में लीन होगा। लीन होगा मतलब प्रकृति में जाएगा। प्रकृति में जाएगा तो पुरुष जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार यानी चित्त से भी उपरत हो जाएगा, चित्त से भी अलग हो जाएगा, और वो अपना मूल स्वरूप जो है वहां तक पहुंच जाएगा। और उस मूल स्वरूप पर पहुंचना, वो समाधि की, योग की अंतिम अवस्था है, जिसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जिस पर हम बात करेंगे बाद में। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये अभी बहुत विस्तार से बात हुई, इसको हम अष्टांग योग के अंतर्गत पुनः लेंगे, तब यहाँ पर और भी ढंग से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।